हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले को तोड़ दिया गया। अब ये सवाल उठता है कि उसके बाद पूरे फ्रांस का क्या हुआ। तो आज हम लोग फ्रांस के राजा जनता को बेकरी लूटने के लिए मजबूर क्यों करते थे? जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बास्तिल के किले के पतन के बाद क्या हुआ और 1791 का संविधान जो था फ्रांस का वो कैसा था। उसके बाद देहाती इलाकों में अफवाह फैल गई और घटनाएं थी वो हम देखेंगे। संवैधानिक राजतंत्र एवं शक्ति का विभाजन देखेंगे। पुरुष एवं नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र देखेंगे। राजनीतिक प्रतीकों के मान्य देखेंगे कि राजनीतिक प्रतीक क्या होते हैं, क्या मायने होते हैं, और निष्कर्ष फिर देखेंगे क्या हुआ। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है आज के वीडियो के लिए, जिसे हम लोग 10 या 15 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, तो पेरिस शहर का माहौल कैसा था। पेरिस शहर में क्या था कि नेशनल असेंबली थी, वो संविधान बनाने में व्यस्त थी और कड़ाके की ठंड के कारण सभी फसल खराब हो गई। तो फसल खराब हो गई, पहले भी हम बता चुके हैं कि वहाँ के लोगों का मुख्य खाद्य था पावरोटी। तो कड़ाके की ठंड के कारण सभी फसल खराब हो गई, तो लोग पावरोटी पर और ज़्यादा आश्रित हो गए। और हुआ क्या, पावरोटी डबल रोटी की जो बोलते हैं इसकी कीमत बहुत बढ़ने लगी, और कीमत बढ़ने लगी तो लोगों ने जमाखोरी शुरू कर दी। अब जमाखोरी शुरू कर दी तो महिलाओं को बहुत घंटे बहुत लाइन में इंतज़ार करना पड़ता। जब बहुत इंतज़ार करना पड़ता तो कुछ महिलाओं ने प्लान बनाया कि इतना देर हम लोग खड़े हैं, उसके बाद भी हम लोग को पावरोटी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्यों ना दुकान को ही लूट लें। और उसके बाद उन महिलाओं ने दुकान बढ़ा के चल के पूरा दुकान को लूट लिया और दुकान पर धावा बोल दिया और पावरोटी की अपनी भूख मिटाई, और उन लोगों ने पावरोटी खाकर अपना पेट भर लिया। और उसके बाद आगे हेलो दोस्तों, इसको हम लोग बहुत आसान से समझते हैं कि देहाती इलाकों में अब हो क्या रहा था। देहाती इलाकों में एक अफवाह फैल गई कि जो वहाँ के किसान हैं, बड़े किसान जमींदार हैं, सामंती लोग हैं, वो बुला रहे हैं लुटेरों और लठेरों को, जो किसानों की पक्की फसलें को जला के राख कर देगी। पहले से पारोटी की कीमत बहुत बढ़ गई थी और कराटे की ठंड थी, बहुत ठंड थी, इस कारण से वहाँ पहले ही बहुत सारे अनाज खत्म हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। उसके बाद जो अनाज पका हुआ था उसको भी नष्ट करने के लिए ज़मींदारों ने ऐसा बुलाया है। ये सुनकर जो किसान थे वो बहुत डर गए, और डर के मारे किसानों ने क्या किया कि विद्रोह करने का निर्णय लिया, और उन्होंने सामंती लोगों के जो घरों में था वहाँ पर चले गए, कुदार और बेलचे ले गए। कुदार जो माटी कोड़ने वाला होता है और बेलचा माटी कोड़ने उसको लेकर वो लोग किसानों के घरों पर जा गए, और वहाँ जाने के बाद किसान उन लोगों ने विद्रोह किया और जो सामंती लोगों के घर में घुस गए और अनाज भंडार जितने अनाज रखा था वो लूट लिए, क्योंकि पहले से इन लोगों के पास भूख मरी थी, तो उन्हें अनाज लूटना था, अनाज लूट लिए। और उसके बाद जो दस्तावेज थे लगान संबंधित कि इसमें तुमको इतना लगान देना पड़ेगा लिखा हुआ था, वो सब दस्तावेज सब जला के राख कर दिया। और दस्तावेज जलाने के बाद जो सामंती लोग थे वो लोग वहाँ से भाग गए, और वो कुछ लोग तो दूसरे देश में जाकर शरण लिए और कुछ लोग और कहीं चले गए, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहे, बड़ी संख्या में लोग वहाँ से चले गए सामंती लोग। और उसके बाद इसका नतीजा क्या हुआ, लुई शर्मा पूरा चिंता में चल गया, पूरा टेंशन में चल गया कि क्या हो रहा है हम लोग के देश में। और उसके बाद लुई शर्मा ने अपनी प्रजा की शक्ति को देखते हुए नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, और अब नेशनल असेंबली अब जो थे लुई शर्मा की शक्तियों पर निरंकुश लगा सकती थी। तो उन्होंने जो करों और कर्तव्यों और जन्म अधिकारों वाली जो समानती व्यवस्था थी उसको सबसे पहले नेशनल असेंबली में ख़त्म की, और उसको ख़त्म करने के बाद 14 अगस्त 1789 की रात को बैठ के फैसला लिया गया कि समानती व्यवस्था ख़त्म होगी, और जो धार्मिक कर देना पड़ता था पादरी वर्ग को, जो 1/10वें हिस्से के बराबर था, अब वो भी नहीं देना पड़ेगा। और इतना सब होने के बाद जो नेशनल असेंबली थी उसने पादरी वर्ग की जो संपत्ति थी उनके पास वो जब्त कर ली। तो कितनी संपत्ति थी, पूरा 20 अरब लिब्रे, कितना 20 अरब लिब्रे की संपत्ति, चर्च की जो संपत्ति थी उसको सरकार ने जब्त कर लिया। और उसके बाद हुआ क्या, जब संपत्ति जब्त हुई, पहले से जो फ्रांस का राज्य था उस पर 12 अरब लिब्रे का कर्जा था। और ये कर्जा क्यों आया था पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, वहाँ पर देखो। और किसी को पता हो तो कमेंट में बताना ही, क्योंकि ये वीडियो अगर लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको डिटेल में बताऊँ कि 12 अरब लिब्रे का कर्जा क्यों था। तो उनके पास अब 20 अरब लिब्रे आ गया, तो वो अपना कर्जा चुका सकते थे और अपने देश का विकास भी कर सकते थे। तो इसके नतीजा हो गया। इसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं वीडियो में। दोस्तों
91 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार किया और फिर संविधान बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी एक आदमी के हाथ में पूरी शक्ति ना हो, जैसे कि वहाँ का राजा रुई शर्मा के हाथ में जैसे पूरी शक्ति थी, उस तरह अब शक्ति एक हाथ में ना होकर 3 अंगों में बढ़ गई। वो 3 अंग कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों में। लेकिन अभी भी वहाँ नागरिक का विभाजन जारी था, जैसा कि पहले था प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, उस तरह अब क्या हुआ? अब सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक में था एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में था। तो सक्रिय नागरिक वो लोग थे जो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैसे लोग को सक्रिय नागरिक कहा गया, जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाते थे। इनको केवल वोट देने का अधिकार था। इनको केवल वोट देने का अधिकार, जो तो फ्रांस में उस वक्त कितनी थी? लगभग 28 लाख से 40 लाख लोग ही थे इस वर्ग के। उसके बाद बाकी लोगों को पैसिव सिटीजन, निष्क्रिय नागरिक कहा गया। बाकी बचे हुए पुरुष, महिलाएं और बच्चे जिन्हें राजनीतिक वोट देने का अधिकार, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे स्कूल या सोसाइटी में जो लोग फीस देते हैं या टैक्स चुकाते हैं, उन लोगों को कानून बनाने का और वोट देने का अधिकार दिया जाए, बाकी लोगों को नहीं दिया जाए। तो ऐसा ही भेद 1791 में फ्रांस में सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकों के बीच हुआ। जो अमीर लोग थे, जो ज़्यादा टैक्स देते थे, उन लोगों को वोट देने का अधिकार था और जो गरीब लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। संविधान की जो शुरुआत थी वो पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से हुई। इसमें कुछ प्राकृतिक और आईनीय नेचुरल इनेबल राइट्स दिए गए, जिसमें पहला था अब जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कानूनी समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब आपको कमेंट में बताना है कि फ्रेंच के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या बातें ली गई है। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? वो जो एक पत्रकार था, वो एक रिपोर्टर था, जेन पॉल मार्टर। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका दोस्तों? किसी को पता कमेंट में बताओ। जेन पॉल मार्टर, ये नाम था। कि भारत के पत्रकारों की तरह नहीं था। जब कोई कानून बनता था तो ये इसका विद्रोह करता था। इसने अपने अखबार में द पोल, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है जनता का मित्र। अखबार का क्या नाम था? जनता का मित्र। ये इसमें लिखा कि संविधान जो है वो अमीरों के फ़ायदे के लिए नहीं, गरीबों को भी इससे कोई खास अधिकार मिलना चाहिए। तो वहाँ पर जो था, गरीबों को कोई खास अधिकार नहीं मिले। तो क्या नहीं मिले? जैसे कि अमीर लोगों को जो ज़्यादा पैसा चुकाते थे उनको वोट देने का अधिकार था, सरकार चुनने का और सरकार में जाने का अधिकार था, लेकिन गरीबों को वो नहीं था। उसी के खिलाफ इन्होंने अपने अखबार में लिखा था, जेन पॉल मार्टर। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग इस फ्लो चार्ट को, जिस फ्लो चार्ट में हम लोग समझेंगे कैसे काम करता था। ये पहले था न्यायपालिका, जो न्याय करता था और जो किसी लॉ पर के लॉ सही है गलत वो फैसला सुनाता था। उसके बाद सक्रिय नागरिक, जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे और उनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए थी। उसके बाद था वो 50 वोट कितने लोग देते थे? 50,000। उसके बाद था विधायिका, नेशनल असेंबली, जिसमें कितने लोग थे? 745। उसके बाद था कार्यपालिका, जो इन पर कंट्रोल लगता था। वो क्या कौन होता था कार्यपालिका में? सम्राट या फिर मंत्री। ये था उनका फ्लो चार्ट, जिसके माध्यम से हम लोग समझे कि वो कैसे काम करता था, वहाँ पर जो सिस्टम बनाया गया। आप हेलो दोस्तों, उसके बाद कुछ प्रतीकें रखे गए, जैसे भारत में भी रखे गए। तो उसमें था प्रतीक टूटी हुई जंजीर, जो आज़ादी व मुक्ति का प्रतीक था, और छड़े का गट्ठर, एकता में ही शक्ति। एक ठो स्टिक होता है तो वो आसानी टूट जाता है, बहुत सारे डंडे आपस में मिला के रखे तो वो आसानी से नहीं टूटता। ऐसी कहानी हमने भी सुनी थी। वैसा प्रतीक त्रिभुज, त्रिकोणों की आँख, ज्ञान का प्रकाश हो और अज्ञानता का अंत हो, इसका प्रतीक। लाल फाइजल टोपी, दासों की स्वतंत्रता का प्रतीक। जब दास सबसे पहले मुक्त हुए तो वह यही टोपी पहने थे। विगित पट्टी, कानून सबके लिए समान होना चाहिए, वैसा। तो ये कुछ प्रतीक है और इसमें से कुछ और हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं। और क्या क्या थे? नीली, सफ़ेद, लाल, फ्रांस का राष्ट्रीय रंग। उसके बाद डेनो वाली स्त्री, कानून का मान्यवर रूप। और उसके बाद राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक। और जो बच गया है वो है अपनी पूँछ मुंह में लिए हुए सांप, समानता का प्रतीक। जो सांप अपनी पूँछ मुंह में ले लिया है उसका कहीं पर तुम्हें जगह नहीं निकले, खाली जगह, मतलब
अंगूठी का कोई छोर नहीं होता, उसमें अंगूठी में कोई छोर नहीं होता है। तो ये कुछ प्रतीक थे, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे जानेंगे। और आगे का वीडियो देने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब और इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन आए, क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देना है।